अब मैं समझा तेरे रुखसारों पर तिल का मतलब। अब मैं समझा तेरे रुखसारों पर तिल का मतलब। दौलते हुस्न पर दरबान बिठा रखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, यूपीएसआई का बैच प्रारंभ हो चुका है, जिसके अंतर्गत आज हम ये संविधान का दूसरा वीडियो करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, संविधान को समझने से पहले जरूरी होता है हम प्रस्तावना को समझ लें, क्योंकि अगर प्रस्तावना आपकी समझ में आ जाती है तो दोस्तों हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है, संविधान का जो महत्व है या संविधान का जो उद्देश्य है, आखिर किन किन बातों को ध्यान में रख करके हमारा संविधान लिखा गया, तो उन सारी बातों को अगर समझना है तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें प्रस्तावना समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपने इससे पहले प्रस्तावना पढ़ी है और समझ में नहीं आई है या फिर आपने पढ़ी ही नहीं है, तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहना और आप विश्वास करें, आप संविधान के ज्ञाता बन जाएंगे। कुछ दिनों अगर मेरे साथ आप मेहनत करते रहे, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं, कुछ नहीं तो 50% ही आप उतनी मेहनत करना, क्योंकि या तो मैं सारा आपको वीडियो में ही करा दूंगा। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रस्तावना को उद्देश्य का भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्तावना का ही दूसरा नाम है उद्देश्य का। और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उद्देश्य का जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने प्रस्तुत की थी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने नेहरू जी ने प्रस्तुत की थी। उसी के बाद ही जो है संविधान सभा की बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ पाई थी। ठीक, फिर उसको जनवरी महीने में यानी कि 1947 में उसको स्वीकृति भी मिल गई थी कि ठीक है, उद्देश्य का क्या थी, मतलब उद्देश्य क्या था। एक उद्देश्य इन्होंने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को। वो उद्देश्य ये था दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूं कि इसको उद्देश्य का क्यों कहते हैं, ये बात समझा रहा हूं मैं आपको। तो उद्देश्य क्या था कि हम एक बहुत बड़े देश का संविधान लिखने जा रहे हैं, एक ऐसा संविधान लिखने जा रहे हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार की जातियां, विभिन्न प्रकार के धर्म और विभिन्न प्रकार की बोलियों वाले लोग रहते हैं। उन्हें एक माला में पिरोना इतना आसान नहीं होगा। तो इसलिए संविधान को लिखने से पहले उसका उद्देश्य हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा, और ऐसा उद्देश्य हम बना के चलेंगे कि सबको एक कड़ी में जोड़ सके। तो इसी उद्देश्य के साथ उस दिन कार्यवाही प्रारंभ हुई थी और फिर 21 जनवरी 1947 में इसको उद्देश्य को जो है मंजूरी भी मिल गई थी। फिर जिस दिन हमारा संविधान लिखा गया 26 नवंबर 1949 के दिन प्रस्तावना को उस दिन अंगीकृत भी कर लिया गया था। इसलिए दोस्तों ये एक उद्देश्य था, इसलिए इसको उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इसको उद्देशिका क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जवाहरलाल नेहरू का ही एक उद्देश्य था जिसके आधार पर हमारा संविधान लिखा गया। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। उद्देशिका या प्रस्तावना जो हमारी शुरुआत होती है वो हम भारत के लोग से होती है। कहां से होती है? हम भारत के लोग। यहां से प्रस्तावना की शुरुआत होती है कि भारत को एक संप्रभु, संपन्न, गणतंत्र, समाजवादी, लोकतंत्र बनाने का। और ये अंत जो होता है इसका ये होता है कि 26 नवंबर ये इसकी अंतिम लाइन है, 1946 को अंगीकृत करते हैं। क्या करते हैं? अंगीकृत करते हैं। ये इसकी अंतिम लाइन है और ये दोस्तों इसकी पहली लाइन है। ठीक, तो जिस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी जिस दिन हमारे संविधान को अंगीकार किया गया, वो दिन था 26 नवंबर 46 लिख दिया यहाँ मैंने गलती से, 1949। और यही वो दिन था जिस दिन हमारी प्रस्तावना को भी अंगीकार कर लिया गया था। अगर आपसे पूछा जाए संविधान लागू कब हुआ, तो संविधान पूरे देश पर जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन अंगीकृत कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। तो प्रस्तावना कहां से शुरू होती है? हम भारत के लोग से शुरू होती है। इसका बहुत बड़ा महत्व है, हम समझेंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें आपको और स्पष्ट तरीके से समझ में आने लगेंगी। देखो दोस्तों, होता क्या है, समय, आपने सुना होगा कि समय बहुत बलवान होता है। समय के अनुसार ही व्यक्ति कार्य करता है। हमारी जो संविधान सभा थी, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि उसमें किसी भी निर्णय को लेने के लिए कभी भी
मतों का सहारा नहीं लिया जाता था, वोटिंग नहीं होती थी, एक आम सहमति बनती थी, उसी के आधार पर ही कोई निर्णय ले लिया जाता था। अगर आपको लगता है कि वोटिंग क्यों नहीं होती थी, तो इससे पिछले वाला वीडियो देखना दोस्तों, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी कि वोटिंग हमारी संविधान सभा में क्यों नहीं होती थी। तो उस हिसाब से उस समय जो मैंने कहा ना, अभी वक्त की बात होती है सारी, तो उस समय के हिसाब से जो उन लोगों को ठीक लगा वो उन्हीं के हिसाब से उन्होंने संविधान लिखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आगे चल के जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, चीजें और ज्यादा डेवलप होंगी, आधुनिक समय आएगा, तो उस समय वही चीजें या वही बातें कार्य कर रही होंगी। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो उस समय के हिसाब से तो ठीक थी, लेकिन आज के हिसाब से गलत है, तो उसमें बदलाव किए जाते हैं। तो ये बदलाव कैसे होते हैं दोस्तों? संशोधन के माध्यम से होते हैं। संविधान में संशोधन किए जाते हैं, तभी हम संविधान में बदलाव कर सकते हैं। तो ये प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, आगे बताऊंगा वो कौन सा संविधान संशोधन था और क्या संशोधन था, क्या इसमें संविधान प्रस्तावना में क्या संशोधन हुआ था। ठीक, तो इसलिए इस बात को आप ऐसे समझें कि मान लो कि आप घर में 2-3 सदस्य हैं, आपने कोई मकान बनाया, आज के हिसाब से बनाया है ना। अब धीरे धीरे जैसे आपके घर की जनसंख्या भी बढ़ेगी और धीरे धीरे जमाना भी बदलेगा, वक्त बदलेगा, तो हो सकता है जो मकान आपने उस समय के हिसाब से तो ठीक था, लेकिन आने वाले समय में वो आपके बच्चों के लिए या आपके बच्चों के हिसाब से ठीक ना बैठे, तो वो उसमें बदलाव जरूर करेंगे। तो इसलिए हमारी संविधान सभा के द्वारा जो भी फैसले लिए गए वो एकदम उस समय के हिसाब से ठीक थे, बाद में धीरे धीरे उनमें जो है बदलाव, चेंजेस आते चले गए। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब शुरुआत मतलब अब मैं आपको एक बात बताता हूं कि प्रस्तावना का जो वास्तविक महत्व है वो क्या है। तो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना, पेन और कॉपी ले लेना, जो मैं बोलूं उसको आप लिखते भी रहना, क्योंकि मैं यहाँ पर वही लिखूंगा जो बहुत ज्यादा जरूरी होगा, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं दोस्तों प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का महत्व, ठीक, प्रस्तावना का महत्व क्या है, ये चीजें हम पढ़ लेते हैं। तो प्रस्तावना के महत्व को हम 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पूरी प्रस्तावना क्या है, किस लिए है, इनके शब्दों का क्या क्या प्रयोग हुआ है, ये सारी बातें, उनका क्या क्या मतलब होता है, ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्रस्तावना के महत्व में संविधान का स्रोत। संविधान के स्रोत, तो संविधान के स्रोत से क्या मतलब हो गया दोस्तों? जैसा कि आपने साइंस में पढ़ा होगा कि ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, तो हम कहते हैं सूर्य, यानी कि ऊर्जा सबसे ज्यादा कहां से मिलती है? सूर्य से मिलती है। तो संविधान का स्रोत क्या है दोस्तों, उसी हिसाब से आप देखें। तो संविधान का जो स्रोत है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया था, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, जो कि प्रस्तावना की पहली ही लाइन है, लोग, या फिर इसको हम जनता भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखो दोस्तों, जब संविधान लिखा गया तो वो संविधान सभा के द्वारा लिखा गया, और संविधान सभा को किसने चुना था? संविधान सभा को जो चुना था वो भारत की जनता ने चुना था, वो भारत के लोगों ने चुना था। इसलिए हम कह सकते हैं कि संविधान जब बना उसमें एक एक व्यक्ति की राय थी, ठीक है, क्योंकि जिन लोगों ने चुना वो भी भारत की जनता के द्वारा ही चुने गए थे, उन दोनों ने ही संविधान का निर्माण किया, रचना की। तो हम कह सकते हैं संविधान का जो स्रोत है वो क्या है? हम भारत के लोग, यानी भारत के जो लोग हैं, जो भारत की जनता है, वो संविधान को शक्ति प्रदान करती है, ठीक है। यानी संविधान को जो शक्ति मिलती है वो कहां से मिलती है? भारत की जनता से मिलती है। हमारे देश की जो सबसे बड़ी, मतलब हमारे सिस्टम के जो सबसे ऊपर है वो संविधान है। पूरा संविधान एक व्यवस्थित रूप से पूरी कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक व्यवस्थित रूप से संचालित करता है, और सबसे ऊपर संविधान, फिर संविधान को जो शक्ति मिलती है दोस्तों वो मिलती है भारत की जनता से। इसलिए संविधान का जो स्रोत है, बार बार आपसे जो है ये पूछा जाता है कि संविधान का स्रोत क्या है, जो कि प्रस्तावना ही प्रस्तुत करती है, ठीक। तो संविधान की जो महत्वपूर्ण विशेषता है क्या, कि संविधान का स्रोत क्या है, वो प्रस्तावना के पहली ही लाइन में लिखी हुई है कि हम भारत के लोग, यानी भारत की जो जनता है वो संविधान का स्रोत है, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरी बात, इसका मतलब क्या कहते हैं, स्वरूप कैसा होगा संविधान का, ये सारी बातें प्रस्तावना में लिखी हुई हैं। आपने प्रस्तावना पढ़ी भी होगी, लेकिन शायद आज से पहले आपको किसी ने ऐसा ना समझाया हो, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप मेरे साथ बने रहें, पूरा वीडियो देखें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंत में जाते जाते आप एक कमेंट जरूर करेंगे कि मजा आ गया, ठीक है। और मजा आए तो वाकई में एक कमेंट करना, उससे जो है मुझे पावर मिलती है,
थोड़ा सा जुनून आता है कि आपके लिए और ज्यादा मेहनत करने का मन करता है। तो दोस्तों यहाँ बात करते हैं स्वरूप की। अब मैंने यहाँ पर स्वरूप जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि प्रस्तावना का स्वरूप मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूं, नहीं, प्रस्तावना के अंदर संविधान का कैसा स्वरूप होगा ये बातें वर्णित है, ये बातें निहित है, ये बातें लिखी हुई हैं। अब ये वीडियो अगर ज्यादा लंबा ना हुआ, छोटा वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इससे अगले वाला जो वीडियो होगा ना, जिसमें हम प्रस्तावना से जुड़े सारे वाद विवादों की चर्चा करेंगे, वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होगा। तो उसे समझने से पहले इन बातों को ज्यादा समझना जरूरी है। तो प्रस्तावना में स्वरूप दे रखा है संविधान का क्या, जैसे कि सबसे पहले हम भारत के लोग से प्रस्तावना शुरू होती है, फिर उसके बाद में जो इसमें कुछ शब्द हैं, जो शुरू के 5 शब्द हैं, वही संविधान का स्वरूप है। जो प्रस्तावना के शुरू के 5 शब्द हैं वही संविधान का स्वरूप है। जैसे कि पहला है संप्रभु। संप्रभु ये पहला शब्द है दोस्तों। अब संप्रभु इसकी जगह लिखा होता है जैसे कि भारत को एक संपन्न संप्रभु बनाते हैं, ठीक है। तो संप्रभु का मतलब क्या हो गया, या कहीं कहीं प्रभुत्व भी लिखा हुआ होता है, प्रभुत्व, लेकिन आप संप्रभु समझे। तो संप्रभु का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये शब्द इतने टफ हैं कि अच्छे से समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि किताबों में केवल शब्द ही दे दिया गया होता है, उसका अर्थ नहीं दिया गया होता है। तो आप किताबों से पढ़ते हैं या फिर जैसे ही पढ़ते हैं समझ में नहीं आया है तो आप समझ लीजिए। संप्रभु का मतलब ये है कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हो चुके हैं, या मतलब हमारा देश एक ऐसा देश हो चुका है जो अपने आंतरिक फैसले और जो बाह्य फैसले हैं, अंतर्राष्ट्रीय फैसले हैं, उसे हम स्वतंत्रता पूर्वक अपनी मर्जी से ले सकते हैं। हम किसी भी ब्रिटिश पावर के अब अधिकार में नहीं है कि हम उन पर निर्भर हों कि जो वो फैसला करेंगे वो हमें मानना होगा। हम ऐसे अब नहीं है। संप्रभु का मतलब सिर्फ इतना ही है कि भारत एक ऐसा देश है, भारत की जनता एक ऐसी जनता है जो अपने आंतरिक फैसले और बाह्य फैसले, अंतर्राष्ट्रीय फैसले और अपने घर के जो फैसले हैं, देश के जो फैसले हैं, वो स्वतंत्रता पूर्वक ले सकती है, कभी भी किसी के लिए भी बाध्य नहीं है, ठीक। तो पहला शब्द ये निर्धारित करता है कि भारत एक ऐसा देश होगा जो अपने आंतरिक फैसले और अपने बाह्य फैसले, निर्णय अपनी स्वतंत्रता पूर्वक ले सकता है, ठीक है। अब दूसरा जो शब्द है दोस्तों, दूसरा शब्द है इसमें समाजवाद, समाजवादी। इसको तो ज्यादा मुझे आपको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि समाजवादी का मतलब आप पहले भी जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा मैं बता दूं। देखो दोस्तों, समाजवादी की जो विचारधारा है ये मार्क्स ने भी की थी और क्या नाम है, गांधी जी और नेहरू जी ने भी की थी, ठीक। लेकिन गांधी जी की विचारधारा में और मार्क्स की विचारधारा में काफी अंतर था, काफी डिफरेंस था। वो ये कहते थे, जो मार्क्स थे, कि समाज में जो 2 स्तर होते हैं आर्थिक रूप से, निचले और थोड़े ऊपर वाले, तो उनको लड़के एक समाज में मतलब ऊपर आना चाहिए, तभी समाजवाद की विचारधारा पूर्ण होती है। लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं मानते थे। वो ये कहते थे कि हाँ, ये बात तो ठीक है कि जो 2 वर्ग हैं हमारे समाज में, उनको एक दूसरे के बराबर में चलना चाहिए, लेकिन वो किसी लड़ाई झगड़े से नहीं, वो एक व्यवस्था के रूप में, एक विधि के द्वारा, एक कानून के द्वारा, या फिर हम सरल शब्दों में कहें तो बहुत ही प्यार के द्वारा दोनों को समाज में रहना चाहिए। तो यही इसका अर्थ हो गया समाजवादी। और जो इसका तीसरा जो शब्द है वो है दोस्तों लोकतंत्र, नहीं, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष का क्या मतलब है, ये सारे शब्द वो हैं जो प्रस्तावना में निहित हैं, प्रस्तावना में निहित हैं, लेकिन संविधान की व्याख्या करते हैं। संविधान को समझने के लिए हमें प्रस्तावना को समझना जरूरी है। अगर हम प्रस्तावना को समझ लेते हैं तो हमारे संविधान का क्या प्रारूप है, क्या इसका मतलब उद्देश्य है, सारी बातें हमारी प्रस्तावना में ही कुछ ही शब्दों में लिख दी गई हैं, ठीक। तो तीसरा शब्द क्या है, पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका कोई धर्म नहीं होगा। इसका मतलब यह है राज्य का कोई भी अपना एक धर्म नहीं होगा, देश का कोई भी अपना एक धर्म नहीं होगा, लेकिन इस देश में रहने वाले, भारत में रहने वाले नागरिकों का अलग अलग धर्म हो सकता है। पंथ निरपेक्ष का एक दूसरा मतलब ये भी होता है कि राज्य कभी भी धर्म के आधार पर नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा, क्योंकि भारत जो देश है पंथ निरपेक्ष देश है, जिसका अपना तो कोई धर्म नहीं है, लेकिन ये सभी धर्मों का बराबर रूप से सम्मान करता है।
ठीक, तो तीसरा शब्द ये, और चौथा जो शब्द है दोस्तों वो है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का क्या मतलब है दोस्तों? लोकतंत्र का मतलब, जैसे कि आप जानते ही हैं कि अब्राहम लिंकन ने एक बात कही थी, जनता के द्वारा जनता के लिए, कुछ 3 वर्ड थे उनके, शायद एक मैं मिस कर रहा हूं, कि जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन, कुछ इस तरीके से था। ठीक, तो लोकतंत्र का मतलब यही हो गया कि जो तंत्र होगा देश के अंदर, जो राज्य व्यवस्था होगी वो लोगों की होगी, लोगों का शासन होगा, लोगों के द्वारा ही चुना गया होगा, और लोग ही उसको, मतलब जो भारत की जनता है, लोग का मतलब जो भारत की जनता है ना, ये पूरा जो तंत्र है उन्हीं पर आधारित होगा। जनता ही शासन करेगी और जनता के लिए ही शासन होगा, क्योंकि जो लोग चुने हुए जाते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने हुए जाते हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो कौन हो, विधायक हो। ठीक, तो लोकतंत्र का सीधा सीधा मतलब यही है। फिर 5वां जो शब्द आपको मिलता है, ये मिलता है आपका गणतंत्र या गणराज्य। गणतंत्र या गणराज्य, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, ये वो 3 शब्द थे। ठीक, तो इसका मतलब वैसा ही है। अब गणतंत्र और गणराज्य, ठीक है, आप सोच रहे होंगे लोकतंत्र और गणराज्य एक ही बात है, ऐसा नहीं है, इसमें कुछ अंतर है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो, गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब ये हो गया कि जो भी भारत पर शासन करेगा, जो भी शासक भारत पर राज करेगा, वो वंशानुगत तरीके से नहीं करेगा। ठीक, वो वंशानुगत तरीके से नहीं करेगा। जैसा कि आपने देखा होगा, ये तो है गणतंत्र और वो होता है राजतंत्र। राजतंत्र में जो राजा होता है उसका ही पुत्र राजा बना दिया जाता है, लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं होता। गणतंत्र में क्या है, जनता अपना एक शासन चुनेगी, शासक चुनेगी, और वो भी कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी इस पद पर बैठ सकता है, जो जनता जिसे चुन करके लाए, यानी वंशानुगत ना हो, वंशानुगत ना हो जैसा कि पहले होता था। तो गणतंत्र का सीधा सीधा मतलब यही है कि एक ऐसा शासन जिसमें राजतंत्र की व्यवस्था ना हो, मतलब राजा का बेटा राजा ना बने। ठीक, जो जनता के द्वारा चुन के आए वही शासन करे। ये तो हो गया दोस्तों संविधान का स्वरूप। अब जो तो तीसरी बात है वो है उद्देश्य। अब उद्देश्य से क्या तात्पर्य? उद्देश्य का मतलब ये नहीं है कि प्रस्तावना का क्या उद्देश्य है, नहीं। उद्देश्य का मतलब ये है कि हमारे संविधान का क्या उद्देश्य है। जब संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखने के बारे में सोचा तो उसका क्या उद्देश्य सोचा था। अगर संविधान के स्वरूप को समझना है, प्रस्तावना पढ़ लीजिए, प्रस्ताव के अंदर जो ये 5 शब्द हैं इसको समझ लीजिए। इन 5 शब्दों से ही आपको संविधान का पूरा स्वरूप समझ में आ जाएगा। और संविधान के स्रोत के बारे में जानना है तो आप प्रस्तावना पढ़िए, और प्रस्तावना की जो पहली लाइन है हम भारत के लोग, उसको पढ़िए। और अगर प्रस्तावना के उद्देश्य को संविधान के उद्देश्य को जानना है तो भी आप प्रस्तावना ही पढ़िए, और प्रस्तावना के जो अंतिम शब्द हैं आप उनको पढ़िए। कौन कौन से शब्द हैं? सबसे पहले है न्याय। इस न्याय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कैसे? सामाजिक न्याय, और दूसरा है आर्थिक न्याय, और तीसरा है दोस्तों राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय नहीं है, ठीक, कि धर्म के आधार पर हम न्याय करेंगे, नहीं। सामाजिक न्याय का मतलब यह हो गया कि भारत के अंदर जब भी न्यायपालिका न्याय करेगी तो वो समाज के हिसाब से करेगी, समाज के लोगों के हिसाब से करेगी, समाज को बराबरी लाने के उससे करेगी। ऐसा नहीं है कि ये इस धर्म का ये दूसरे धर्म का है तो कोई भेदभाव हो। तो इसलिए धार्मिक न्याय नहीं है, सामाजिक न्याय है। समानता से ही मतलब है, समाजवादी और सामाजिक, ठीक है, लगभग थोड़ा थोड़ा सेंस एक सा ही निकल के आ रहा है कि जो न्याय होगा वो समाजवाद के रूप में ही होगा, ठीक है। तो सामाजिक न्याय आपको मिलेगा। आर्थिक न्याय, जो दोस्तों गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनको ऊपर उठाने के लिए भी न्याय अगर होगा तो वो भी धार्मिक उससे नहीं होगा। यानी कोई भी नागरिक अपने आर्थिक आधार पर भी न्याय प्राप्त कर सकता है। कोई बाध्य नहीं होगा कि उसके पास अगर पैसों की कमी है या मतलब धन नहीं है तो उसको न्याय ना मिले।
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। राजनीतिक न्याय पूरा पूरा हमारा संविधान देता है कि हमारे देश का कोई भी नागरिक, यानी भारत का जो नागरिक हो, वो कोई भी राजनीति में आ सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी कारण से बाध्य नहीं हो सकता, जाति के भेद से, धर्म के भेद से, भाषा के आधार से, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी राजनीति में आ सकता है। ठीक है, तो ये तीनों तरह के न्याय हमारा संविधान देता है। अब दूसरी जो बात आती है, इसमें दूसरी बात आती है, ये पहली हो गई, दूसरी है समता। समता का मतलब दोस्तों समानता होता है, यानी हमारे भारत के जो लोग हैं, भारत के जो लोग होंगे वो उनमें बिल्कुल समानता होगी। इसमें ज्यादा मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समता का मतलब समानता होता है और समानता का आप सेंस लगा सकते हैं। फिर तीसरा जो शब्द बन के आता है वो आता है यहाँ पर स्वतंत्रता। ये ज्यादा चर्चा में इनके बारे में इसलिए भी नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये जब आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19, तो ये विस्तार पूर्वक मैं आपको तभी पढ़ाऊंगा कि आर्टिकल 14 में समता का अधिकार क्या है और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में क्या है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, तो अभी थोड़ा सा समझ लें कि स्वतंत्रता क्या है। मतलब हम, भारत का संविधान भारत के नागरिकों को स्वतंत्र रहने की एक ऐसी आजादी व्यक्त करता है, देता है कि मतलब वो अपने जीवन यापन को ऊंचा उठा सके और जिससे कि देश की तरक्की हो। पहले वो खुद की तरक्की करे, अगर उस नागरिक की तरक्की होगी तो पूरे भारत की तरक्की होगी। तो इसी प्रकार की स्वतंत्रता हमारा संविधान हर व्यक्ति को देता है। लेकिन व्यक्ति स्वतंत्र तो है, इतना स्वतंत्र भी नहीं है कि किसी दूसरे की आजादी छीन ले। ठीक, तो इतना आजाद है कि हमारी आजादी से दूसरे की आजादी पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक, तो ये दो बातें यहाँ पर तीन बातें हो जाती हैं। अब चौथी जो बात है दोस्तों, वो है, चौथी जो बात थी, व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, ये शायद आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? चलिए, दिखाई तो दे रहा होगा। तो व्यक्ति की गरिमा यानी भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एक अधिकार देता है कि वो गरिमा से अपना जीवन यापन कर सकता है। ठीक, कोई भी भेदभाव नहीं करता है भारत का संविधान। तो प्रत्येक व्यक्ति को, यानी प्रत्येक भारत के नागरिक को गरिमा से जीवन यापन करने का पूर्ण अधिकार है। अब पांचवा है दोस्तों, राष्ट्र की अखंडता एवं एकता। राष्ट्र की अखंडता एवं एकता से जो तात्पर्य, ये सारे उद्देश्य है दोस्तों, ये उद्देश्य थे संविधान को लिखने से पहले कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या होगा। न्याय होगा, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, समता का अधिकार होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, व्यक्ति को गरिमा से जीवन यापन करने का अधिकार होगा, राष्ट्र की अखंडता एवं एकता। हमें ऐसा संविधान लिखना है और ऐसा ही लिखा गया इसी उद्देश्य से। राष्ट्र की अखंडता और एकता से क्या मतलब है दोस्तों? आप जानते हैं हमारा जो देश है वो अनेकता में एकता का प्रतीक है। यहाँ पर विभिन्न तरह के लोग रहते हैं, कई जातियां हैं, कई धर्म हैं, कई भाषाएं हैं, लेकिन इतनी विभिन्नताओं के बावजूद भी जो देश की हमारी एकता है, उसका जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, वो है हमारे देश का संविधान। क्योंकि हमारे देश के संविधान ने ही एक एक नागरिक को इस तरीके से पिरोया है कि हर व्यक्ति दूसरे से लिंक होता है, अपने आप को बिल्कुल भी वांछित नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि ये बात प्रस्तावना में लिखी हुई है कि राष्ट्र की अखंडता एवं एकता बनाए रखनी होगी। छठी जो बात है दोस्तों, छठी है इसमें बंधुता। बंधुता का मतलब मित्रता या भाईचारा, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपने, चाहे वो दूसरे अदर कास्ट का है, कुछ भी है, मतलब अलग अलग धर्म का है, एक दूसरे भाईचारे की भावना व्यक्त करेगा। ठीक, ये हमारे संविधान का उद्देश्य था। अब दोस्तों ये जो सारी बातें आपको समझ में आई हैं, इसका मोटा मोटा सा अगर मैं आपको 1 मिनट में बता दूं तो प्रस्तावना का जो महत्व है दोस्तों संविधान के लिए, वो ये है कि हमारा संविधान जो है वो किन बातों को ध्यान में रखकर लिखा गया। अगर संविधान का उद्देश्य आपको समझना है तो प्रस्तावना के आप अंतिम शब्द पढ़ लें, न्याय, समता, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता और बंधुता। इन शब्दों को आप समझ लें तो आपको पूरे संविधान का उद्देश्य समझ में आ जाएगा। ठीक, अब संविधान का अगर स्वरूप आपको देखना है कि हमारा संविधान का स्वरूप कैसा होगा, तो आप प्रस्तावना के शुरू के 5 शब्द देख लें, संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणतंत्र। और फिर हमारे संविधान का जो स्रोत है, इस बात को अगर जानना है तो आप हमारी प्रस्तावना की सबसे पहली लाइन, यानी कि हम भारत के लोग को जान लें, और यही हमारे क्या है संविधान का
स्रोत है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर दोस्तों समझ में आ रही है तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर दें, ठीक है, ताकि उनको भी कुछ नया सीखने को मिले। तो अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब दोस्तों दो सवाल जो बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रस्तावना के नजरिए से, कि प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है। क्योंकि आपको पता है लगभग 60 देशों के हमने संविधान पढ़े थे, तब जाकर के हमारा संविधान लिखा गया था। तो कुछ देशों के संविधानों से मतलब अच्छी अच्छी बातें हम लोगों ने छांट ली, तब हमने अपना एक संविधान बनाया। तो बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो अलग अलग देशों से ली गई हैं। तो प्रस्तावना कहां से ली गई है, या कि प्रस्तावना का जो विचार है वो कहां से लिया गया है। तो दूसरा सवाल इसी में बन के आ रहा है कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। दो अलग अलग सवाल है ना। क्या है, एक प्रस्तावना कहां से ली गई है और दूसरा है प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है। तो प्रस्तावना का जो विचार है या जो प्रस्तावना है ये ली गई है अमेरिका से, और प्रस्तावना की जो भाषा है दोस्तों ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। दोनों अलग अलग हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इसे आप हमेशा याद रखना, ठीक। अब एक व्यक्ति थे दोस्तों, N.A. पूरा नाम था इनका N.A. पालकीवाला। पालकीवाला, ये दोस्तों बंटच वाले सवाल हैं, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूं, ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल। N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है। N.K. पालकीवाला ने प्रस्तावना को क्या कहा है। इन्होंने कहा है दोस्तों संविधान का, और बात भी ठीक है बिल्कुल, परिचय पत्र। क्योंकि संविधान का पूरा परिचय हमारी प्रस्तावना में निहित है। दोस्तों सच सच बताना, क्या आप आज से पहले आपको इतनी बातें पता थी, ठीक। तो संविधान का परिचय पत्र किसने कहा, N.A. पालकीवाला ने कहा, पहली बात। अब दोस्तों मैंने आपको शुरू में एक बात बताई थी कि हमारी जो प्रस्तावना है इसमें केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। उस संशोधन भी देख लेते हैं, वो कौन सा था दोस्तों। संशोधन नहीं याद रखना, पूछा जाता है। ये 42वां संशोधन था, और ये कब हुआ, 1976 में हुआ। हुआ क्यों, ठीक, मुद्दा ये है। तो इसमें कुछ शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। पहला था समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, और तीसरा था अखंडता। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में हमारी प्रस्तावना के अंतर्गत जोड़े गए थे, ठीक है दोस्तों। तो अब जो आगे की क्लास रहेगी आपकी, उसमें मैं आपको बताऊं। देखिए प्रस्तावना को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई बार वाद विवाद हुए, ठीक। उनका बहुत ज्यादा महत्व है सीखने के लिए। उनकी संविधान को लेकर क्या राय थी, सुप्रीम कोर्ट की क्या राय रही, अलग अलग वाद थे, अलग अलग केस थे, ठीक है। संविधान की कुंजी कब कहा गया, क्यों कहा गया, ठीक है। क्या ये संविधान का भाग है प्रस्तावना या नहीं है, क्या ये संविधान का अंग है या नहीं है, इस बात पर भी कई बार केसेस हुए। तो दोस्तों ये सारी बातें हम समझेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। जितनी रोचक ये वीडियो है दोस्तों, इससे भी ज्यादा रोचक वीडियो अगली वाली होने वाली है। क्यों होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आपने किताबों में केवल केसों के बारे में पढ़ा होगा, केवल वाद विवाद के बारे में, मामलों के बारे में पढ़ा होगा कि 1960 में ये, वो 1760 में, 1960 में ये हुआ, 1962 में ये हुआ, 71 में ये हुआ, ठीक है। 1700 सॉरी मुंह से निकल गया, 1960, 1971, अनेक बहुत सारे थे, करीब 20-25 केस थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट केस थे उनके बारे में वो मैं आपको कल बताऊंगा। और वो केस क्यों हुए, क्या वाकई में प्रस्तावना को लेकर ही सबसे पहले विचार आया था, ऐसा नहीं था दोस्तों। उसकी क्या पृष्ठभूमि रही थी, वो केस कहां से जन्मा, वो मामला क्यों आया, क्यों प्रस्तावना बीच में आई, और जब प्रस्तावना बीच में आई तो फिर क्यों प्रस्तावना पर इतने वाद विवाद हुए। ये किताबों में नहीं मिलता है दोस्तों, आप मेरी बात याद रखना।
कल की वीडियो आप जरूर देखें अगर आप संविधान को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। आप अगर कंपटीशन तैयारी करते हैं तो और भी अच्छी बात है, और अगर वैसे भी समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम में आने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, कमेंट तो जरूर ही करें, जिससे कि थोड़ा सा जुनून मिलता है, ताकत मिलती है और ज्यादा मेहनत करने की इच्छा करती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।